तो गुड आफ्टरनून। हम लोग अब सामान्य अध्ययन के राजनीति और शासन के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। अगर जीएस के किसी पोर्शन भाग को लेकर चलें तो हर पोर्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर राजनीति और शासन को लेकर चलें तो इसका इम्पॉर्टेंस थोड़ा अपने आप में ज़्यादा होता है। तो पहले इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति शासन का पूरे जीएस के पेपर में किस तरह का इम्पॉर्टेंस या महत्व है। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम शासन को समझते हैं तो शासन की जो अवधारणा है वो अपने आप में इतनी व्यापक है कि शासन के समझ के आधार पर हम लोग जीएस के बाकी भाग की समझ को भी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। अगला पॉइंट उठता है, अगर आप जीएस पेपर 4 को लेकर चलें जिसमें नैतिकता की बात करते हैं, तो पूरे जीएस पेपर 4 का जो संदर्भ है, जो रूपरेखा है, उसका मुख्यतः रूप से ध्यान है शासन में नैतिकता। तो कहीं ना कहीं शासन की जानकारी वो जीएस पेपर 4 में भी आपको हेल्प करेगा। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राजनीति शासन को लेकर चलें तो पहला चीज़ जीएस के बाकी पेपर में इसका योगदान है, नैतिकता का संदर्भ शासन उसमें इंपॉर्टेंट होगा। और अगला चीज़ है कि राजनीति शासन जो है इसका संबंध प्रीलिम्स और मेंस मुख्य परीक्षा और दोनों परीक्षा से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं राजनीति शासन का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, चूँकि राजनीति शासन का संबंध प्रीलिम्स से भी है और मेंस से भी है, तो पहला जिस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि जब विषय वस्तु की तैयारी करते हैं तो कभी प्रीलिम्स और मेंस को आपस में एक दूसरे से अलग करके नहीं चल रहा है। इसका बेसिक रीज़न है, अगर आप एक तरफ प्रीलिम्स को लेकर चलें और दूसरे तरफ मेंस को लेकर चलें तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस ये परीक्षा का प्रारूप है, कोई विषय वस्तु का विभाजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट को समझने के लिए अगर हम राष्ट्रपति को लेकर चलें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीलिम्स का राष्ट्रपति कोई और होगा और मेंस का राष्ट्रपति कोई और होगा। तो कहने का मतलब कि जब भी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर चलते हैं तो हमेशा मान के चलिए कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का सिस्टम है, एक परीक्षा का प्रारूप है। इसके बेस पर हम विषय वस्तु को अलग करके नहीं समझ सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि जब विषय वस्तु की तैयारी करते हैं राजनीतिक शासन के संदर्भ में तो हमेशा इसको सर्वांगीण तरीके से देखिए, व्यापक तरीके से देखिए और हमेशा देखिए एकीकृत तरीके से आपका। अगला जिस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रीलिम्स और मेंस को लेकर चले तो कायदे से देखा जाए दोनों का मूल भाव एक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीलिम्स के आप क्वेश्चन पेपर्स को लेकर चलें तो प्रीलिम्स के पेपर को हम लोग कहते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहने का मतलब कि प्रीलिम्स के एग्जाम का जो नेचर है, जो परीक्षा की प्रकृति है, उसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। लेकिन जब प्रीलिम्स के प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा तो उत्तर करने के लिए विषय वस्तु के विश्लेषणात्मक समझ की जानकारी का होना भी अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब कि प्रीलिम्स के एग्जाम का नेचर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर करने के लिए विषय वस्तु के सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का होना भी अति आवश्यक है। उसी प्रकार से आप मेंस के पेपर को लेकर चलिए तो मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। कहने का मतलब उसका नेचर आपका सब्जेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा अक्सर आप सुनते होंगे कि मेंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ। तो कहने का मतलब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिविटी है लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के साथ सब्जेक्टिविटी है। अगर मेंस को लेकर चले तो इसमें सब्जेक्टिविटी है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्टिविटी का होना अति आवश्यक है। प्लस रिकॉल कीजिए, अगर प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्नों को अंतर कीजिएगा तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रीलिम्स के जो प्रश्न होते हैं उसका संबंध इवेंट या घटना से होता है और मेंस का संबंध इशूज या मुद्दे से होते हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि बिना हम इवेंट को समझे इशूज को नहीं समझ सकते हैं और मुद्दों की वास्तविक जानकारी तभी होगी जबकि घटनाक्रम को भी ध्यान में रखकर चला जाए। तो मेरा पहला सुझाव है कि जब भी राजनीतिक शासन के विषय को तैयार करते हैं तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण परीक्षा के प्रारूप के आधार पर, उसको बिल्कुल ध्यान से हटा दीजिए। जब भी कोई विषय वस्तु टेकअप करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो टॉपिक को हमेशा टॉपिक के रूप में पढ़िए, उसके जितने डायमेंशन हैं उन सारे आयाम को कीजिए, ऑटोमेटिक वो दोनों का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी आपका। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम राजनीतिक शासन के विषय की तैयारी को लेकर चलें तो यहाँ बेसिक प्रश्न है कि तैयारी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि तैयारी के दृष्टिकोण को लेकर चलें तो दृष्टिकोण का बेसिकली 2 डायमेंशन होता है, उसके 2 आयाम हैं। पहला चीज़ है कि हम विषय वस्तु में क्या करें,
और दूसरा उस विषय वस्तु को कैसे करें। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी राजनीति शासन के विषय का अध्ययन करना हो और अध्ययन के दृष्टिकोण को विकसित करना हो तो दृष्टिकोण के संदर्भ में दोनों पहलू पे ध्यान रखिए, क्या करना है और कैसे करना है। अधिकतर हम लोग ध्यान देते हैं कैसे करना है, लेकिन जब तक ये ना पता हो कि राजनीति शासन के विषय वस्तु के संदर्भ में क्या करना है तब तक कैसे करने के दृष्टिकोण को हम विकसित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रिकॉल कीजिए, यूपीएससी हम लोग को अपनी तरफ से दो चीज़ देता है, एक तो सिलेबस पाठ्यक्रम और दूसरा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। अब दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, विषय वस्तु के संदर्भ में क्या करना है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, सिलेबस या पाठ्यक्रम से। और विषय वस्तु को कैसे करना है तो उस प्रकार से करना है ताकि एग्जाम की अनिवार्यता को पूरा करें। और एग्जाम की अनिवार्यता क्या है वो कहाँ से पता चलेगा, जब विगत वर्षों के प्रश्नों के ट्रेंड या उसकी प्रकृति को समझे। तो यहाँ पर मौलिक रूप से हम लोग दोनों चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि राजनीति शासन के संदर्भ में विषय वस्तु में क्या करना है और दूसरा चीज़ कि विषय वस्तु के आधार पर कैसे करना है। इसीलिए पहला हम लोग फोकस करेंगे कि सबसे पहले समझिए सिलेबस या पाठ्यक्रम को। और आपको बता दें कि अगर सिलेबस को आप गंभीरता से देखिएगा तो हर पहलू की जानकारी कहीं ना कहीं यूपीएससी हम लोग को देता है। हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग की गलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जरा सिलेबस को उठा के देखिए तो सिलेबस में कहता है संविधान, राजनीति और शासन जो है, और तब इसके साथ अगर जीएस पेपर 2 को आप लेकर चले इसमें कुछ टॉपिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में और कुछ टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में। तो कहने का मतलब अगर जीएस पेपर 2 को आप लेकर चले तो उसमें कुल मिला के 1 से 20 टॉपिक्स है आपके जो है। अब इसमें से जो 16 से 20 टॉपिक हैं इसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR से आपका जो है, तो इसको यहाँ पे माइनस हम लोग करते हैं। अब अगर राजनीति शासन को लेकर चले तो टॉपिक नंबर 1 से लेकर 9 तक और प्लस टॉपिक नंबर 15 और 16 इसका संबंध मौलिक रूप से संविधान, राजनीति और शासन से आपका। प्लस अब बच गया टॉपिक नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आपका, इसका संबंध है विकास एवं सामाजिक न्याय से, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस आपका। तो यहाँ पे मौलिक रूप से हम लोग अभी चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, राजनीति के बारे में और शासन के बारे में। तो इसका मौलिक रूप से संबंध होगा जीएस पेपर 2 के टॉपिक नंबर 1 से 9 आपका, और प्लस ऐड कीजिए टॉपिक नंबर 15 और 16 आपका जो। अब यहाँ पॉइंट समझिए कि अगर सिलेबस सिर्फ संविधान की बात करता है तो शायद सिलेबस काफ़ी आसान होता है। उसमें कुल मिला के हम लोग को क्या पढ़ना था कि भारत के संविधान के संदर्भ में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचित हैं, ये सिलेबस का आधार होता है। लेकिन सिलेबस संविधान से आगे जाता है और बात किसकी करता है, राजनीति की जो है। और अगर हम संविधान को लेकर चलें तो संविधान क्या है, राजनीति के कार्यप्रणाली का एक मूलभूत आधार। कहने का मतलब कि राजनीति के कार्यप्रणाली हेतु एक विधिक या वैधानिक रूपरेखा का होना अति आवश्यक है। और राजनीतिक प्रणाली को समझने के संदर्भ में अगर वैधिक रूपरेखा को लेकर चलें तो उसका उल्लेख किया गया भारत के संविधान के संदर्भ में। लेकिन अगर सिलेबस संविधान की बात करता है तो काफ़ी आसान होता है। सिलेबस एक स्टेप आगे जाता है और संविधान से जाता है राजनीति की ओर। अब यहाँ पे आपको बता दें, अगर हम प्रजातंत्र को लेकर चले तो प्रजातंत्र में शासन करने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को दिया गया। कहने का मतलब कि प्रजातंत्र के संदर्भ में शासन का अधिकार राजनीति को दिया गया। लेकिन रिकॉल कीजिए कि कोई राजनीतिक संस्थान शासन तभी कर सकता है जब उससे तकनीकी सहयोग चाहिए। और तकनीकी सहयोग कहाँ से प्राप्त होता है, प्रशासनिक संस्थान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में शासन करने का दायित्व मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। अब रिकॉल कीजिए कि मंत्रिपरिषद के जो मेंबर होते हैं मंत्री, वो अपने आप में तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होते हैं, तो बट नेचुरल मंत्रिपरिषद को शासन के लिए प्रशासनिक सहयोग चाहिए। सहयोग कहाँ से मिला, जो भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग हैं। तो जब सिलेबस राजनीति की बात कर रहा है तो राजनीति का मतलब ही होता है कि संबंधित राजनीतिक संस्थान को आधार मान के चलिए और उसके प्रशासनिक संस्थान का भी अध्ययन कीजिए। यहाँ तक कि सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस में ऑलरेडी उल्लेख है टॉपिक का मंत्रालय एवं विभाग। तो राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम लोग का संबंध सिर्फ राजनीतिक संस्थान से। राजनीति का मतलब कि राजनीतिक संस्थान के साथ साथ प्रशासनिक संस्थान को भी समझा जाना अति आवश्यक है। और ऐसे भी कहा जाता है अगर हम सरकार को लेकर चलें तो सरकार के दो मौलिक स्तंभ हैं, राजनीति और प्रशासन। शासन राजनीति को करना है, लेकिन राजनीति शासन तभी कर पाएगा जब उसे प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग चाहिए। तो नटसेल में ध्यान रखिएगा
कि जब भी आपको भारत के सरकार को समझना हो तो दोनों चीज पे ध्यान रखिएगा, राजनीति पे भी और प्रशासन पे भी। अब आप कह सकते हैं कि सिलेबस तो बात करता है राजनीति की, तो प्रशासन के अध्ययन करने की जरूरत क्या है? बिना प्रशासन के हम राजनीति के अध्ययन को कभी भी परिपूर्ण नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जब सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस अपनी तरफ से हर बात क्लियर कर रहा है कि हम लोग को किस पहलू पे ध्यान देना है, किस तरीके से ध्यान देना है, जब ध्यान देंगे तो प्राथमिकता का क्रम क्या होगा, ये सब कहीं कहीं सिलेबस में अपने आप में निहित है। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि मंत्रिपरिषद राजनीति बना तो प्रशासन बना मंत्रालय एवं विभाग, उसी प्रकार से रिकॉल कीजिए, आप लोग सब अवगत होंगे कि मंत्रिपरिषद के आंतरिक संरचना के संदर्भ में गठित किया गया मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल क्या है? एक राजनीतिक संस्थान है। अब मंत्रिमंडल देश का सर्वोच्च नीति निर्धारक अभिकरण है, लेकिन यहां भी रिकॉल कीजिए कि मंत्रिमंडल एक राजनीतिक निकाय है। नीति निर्माण को लेकर चले तो नीति के निर्माण के संदर्भ में राजनीति के साथ साथ और भी कई पहलुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे तकनीकी कारक है, प्रशासनिक कारक है, विधिक कारक है, तो बट नेचुरल वो सारा सहयोग किसके द्वारा दिया गया? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। उसी प्रकार से अगर मंत्रिपरिषद के प्रमुख को लेकर चले, मंत्रिमंडल के प्रमुख को लेकर चले, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने आप में एक राजनीतिक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री को भी दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए सहयोग चाहिए। सहयोग कहां से मिलता है? प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो खुद देखिए, सिलेबस तो राजनीति की बात किया, उसमें मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस प्रत्येक राजनीतिक संस्थान को समझने के लिए सिलेबस खुद इस बात की मांग करता है कि राजनीतिक संस्थान के समकक्ष प्रशासनिक संस्थानों का अध्ययन किया जाना भी अति आवश्यक है। इसीलिए जब मंत्रिपरिषद का अध्ययन करें तो मंत्रालय विभाग का अध्ययन करें, जब मंत्रिमंडल का करें तो मंत्रिमंडल सचिवालय का करें, जब प्रधानमंत्री का करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय का करें। तो सिलेबस सिलेबस संविधान की बात किया, संविधान के साथ ये राजनीति को लेकर चला, जब राजनीति को लेकर चला तो राजनीति के साथ ये प्रशासन को लेकर चलता है। और ध्यान रखिएगा, जब राजनीति प्रशासन दोनों को मिला दें तो यही क्या बनता है? सरकार। तो कहने का मतलब सरकार के दो मौलिक स्तंभ हैं, एक राजनीति और दूसरा प्रशासन। और सरकार को समझने के लिए जितना ध्यान आपको राजनीति पे देना है उतना ही ध्यान प्रशासन पर दिया जाना अति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर सिलेबस सिर्फ राजनीति सरकार तक सीमित होता तब भी सिलेबस काफी आसान होता। सिलेबस और अधिक चुनौतीपूर्ण बनता है जब एक स्टेप और आगे जाता है और ये कहता है शासन। कहने का मतलब गवर्नमेंट या सरकार, दूसरा वर्ड क्या है? गवर्नेंस या शासन। और खास करके जब सिलेबस के टॉपिक नंबर 15 को देखिएगा तो इसका मौलिक रूप से संबंध है गवर्नेंस या शासन से, जो डायरेक्टली सिलेबस में उल्लेखित है। और इस टॉपिक का शीर्षक है शासन के महत्वपूर्ण पहलू आपका जो है। अब जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड सरकार है, अगर सिलेबस सरकार की बात करता तो सरकार का मतलब होता है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी विधायिका को भारत के संदर्भ में हम लोग संसद कहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर सिलेबस सिर्फ संविधान, राजनीति या सरकार की बात करता तो हम लोग का संबंध किससे होता है कि जब सरकार का अध्ययन करना है तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। लेकिन सिलेबस कहता है गवर्नेंस या शासन। अब जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, अगर सरकार होता तो सिलेबस काफी आसान होता है, क्योंकि गवर्नेंस या शासन की बात करें तो शासन का मतलब होता है कि शासन के संदर्भ में सरकार इसका एक आयाम है। तो बाकी आयाम क्या बच गए? दूसरा बना बाजार या मार्केट, और तीसरा हम लोग कहते हैं सिविल समाज संगठन आपका जो है। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि अगर सिलेबस सिर्फ सरकार की बात करता है तो सिलेबस के टॉपिक का संबंध होता संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका से। लेकिन चूंकि सिलेबस शासन की बात करता है तो गवर्नेंस या शासन की बात करने के कारण सिलेबस के कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जिसका संबंध सरकार के बाहर से। सिलेबस कहता है प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की भूमिका। प्रेशर ग्रुप किसका पार्ट है? सिविल समाज का। तो किसका हिस्सा हुआ? गवर्नेंस या शासन का। सिलेबस को पढ़िएगा, सिलेबस कहता है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।
स्वयं सहायता समूह की भूमिका। अब रिकॉल कीजिए, अगर सिर्फ गवर्नमेंट या सरकार की बात करते तो हम लोग के टॉपिक का संबंध सिर्फ होता सरकार के आंतरिक संरचना से, सरकार के आंतरिक कार्यप्रणाली से। और सरकार के आंतरिक संरचना का मतलब भी होता है कि सिलेबस कहता विधायिका, विधायिका मतलब क्या होता, संसद होता, तो संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कार्यपालिका की बात करते, जैसा हमने कहा राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, जैसे राजनीति का संस्थान हो गया उसी प्रकार से प्रशासन का संस्थान। अगर सिलेबस सिर्फ सरकार की बात करता तो न्यायपालिका पढ़ते, उसमें क्या पढ़ते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और उसी का विस्तारीकरण होता है ग्राम न्यायालय आपका। लेकिन चूंकि सिलेबस गवर्नेंस या शासन की बात करता है तो कई सारे सिलेबस के टॉपिक ऐसे हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से आगे हैं। जैसा हमने कहा प्रेशर ग्रुप, हित समूह, दबाव समूह हो गया आपका, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह। तो ऐसे शीर्षक के देने का मतलब ही है कि सिलेबस की जो अपेक्षा है वो सरकार तक सीमित ना होकर गवर्नेंस या शासन तक। नटसेल में ध्यान रखिए, अगर गवर्नेंस या शासन को लेकर चले तो गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट प्लस नेटवर्किंग, सरकार का नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसके साथ, उन संगठनों के साथ, उन संस्थानों के साथ जो कि सरकार से बाहर है। और वैसे संस्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सिविल समाज संगठन आपका जो है। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि जब राजनीति शासन का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ अपने आप को भारत के संविधान तक सीमित करके मत चलिए। संविधान के आधार पर राजनीति की बात कीजिए, राजनीति के आधार पर प्रशासन की बात कीजिए, और गवर्नमेंट से आगे बढ़िए। और गवर्नमेंट से आगे बढ़ के कहाँ पे जाना, गवर्नेंस या शासन पे आपका। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि सिलेबस को हमेशा दो तरीके से विश्लेषित करके समझिए। जैसे एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो ऑलरेडी सिलेबस के टॉपिक के रूप में लिखा गया है, जो पढ़ के ही समझ में आता है कि हमको क्या करना है। और दूसरा चीज होता है इम्प्लिसिट, निहित आपका। निहित का मतलब कि डायरेक्टली उस टॉपिक का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन जिस टॉपिक का उल्लेख किया गया उसमें वो टॉपिक खुद समाहित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूरे राजनीतिक शासन के सिलेबस को पढ़िएगा, देखिएगा कहीं भी राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति सिलेबस के अंदर नहीं है? लेकिन जब सिलेबस कहता है संसद, तो संसद का मतलब ही होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से कहीं सिलेबस राज्यपाल की बात नहीं करता है, लेकिन सिलेबस कहता है राज्य विधानमंडल। जब राज्य विधानमंडल को लेकर चलेंगे तो उसके अभिन्न अंग के रूप में राज्यपाल को लेकर चलना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से कहीं सिलेबस ना तो प्रधानमंत्री की बात करता है, ना तो मंत्रिपरिषद की बात करता है, ना तो मंत्रिमंडल की बात करता है, ना तो मंत्रिमंडल समितियों की बात करता है, लेकिन एक टॉपिक लिख दिया कार्यपालिका। जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो बट नेचुरल ऐसे संगठनों या संस्थानों का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो जो टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का अपने आप में विस्तारीकरण कीजिए। जब विस्तारीकरण कीजिएगा तो उस टॉपिक से खुद कई सारे सब टॉपिक निकलेंगे। अगला जिस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में जो लिखा गया है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं 10%, खास करके अगर मेंस या मुख्य परीक्षा को लेकर चलिए। और जो सिलेबस में नहीं लिखा गया उससे प्रश्न पूछे जाते हैं 90% जो है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 2 कहता है संघ एवं राज्यों के बीच के कर्तव्यों का विभाजन जो है। तब उसके बाद सिलेबस कहता है संघीय ढांचे से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं चुनौतियां। रिकॉल कीजिएगा, जब पूरे सिलेबस को पढ़िएगा तो पूरे सिलेबस में इस तरह का वर्ड काफ़ी मिलेगा, अन्य मुद्दे, अन्य चुनौतियां, अन्य संस्थान, अन्य निकाय। अब ये अन्य निकाय कौन से हैं, संस्थान कौन से हैं, चुनौतियां कौन से हैं, मुद्दे कौन से हैं, विषय कौन से हैं, उसको सिलेबस परिभाषित नहीं करता है। और यही कारण है कि ध्यान रखिएगा ये सब जो वर्ड है वो सिलेबस के गतिशीलता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट और समझिए, अगर यूपीएससी चाह भी ले तो सारे मुद्दों, सारे चुनौतियों को वो पहले से पूर्वानुमान करके सिलेबस में परिभाषित नहीं कर सकता है। दिस पॉइंट क्लियर? तो खास करके हर टॉपिक के साथ जो इस तरह का वर्ड होता है, मुद्दे, चुनौतियां, विषय, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। अक्सर वही प्रश्न का विषय होता है। और कायदे से देखा जाए तो यही जो वर्ड है वो जीएस या राजनीतिक शासन को पढ़ने में विषय को रुचिकर बनाता है और यही इसको प्रदान करता है डायनेमिज्म, गतिशीलता आपका। अगला जिस पॉइंट पर ध्यान रखिए, कई सारे सिलेबस के जो टॉपिक हैं उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से समझना होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिक नंबर 1 कहता है संविधान। अब पहला चीज ध्यान रखिए,
टॉपिक 1 कहता है संविधान, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ संविधान का मतलब टॉपिक 1 से होगा। कहने का मतलब कि टॉपिक के बीच का जो लिंकेज है, जो पारस्परिक संबंध है, उस पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखकर चलना अति आवश्यक। अब जैसे मान लीजिए, अगर आप मान के चले कि टॉपिक 1 में आपने संविधान पढ़ा और टॉपिक 1 करके संविधान पूरा हो गया, तो ये अपने आप में एक विडंबना है। इसीलिए जब संविधान की बात करेंगे तो संसद पढ़ेंगे तो संविधान, कार्यपालिका पढ़ेंगे तो संविधान, न्यायपालिका पढ़ेंगे तो संविधान, यहाँ तक कि सिलेबस में अलग से टॉपिक भी दिया है, संवैधानिक पद एवं निकाय। तो नटसेल में ध्यान रखिए, किसी टॉपिक को कभी भी टॉपिक के स्तर पे आपको ये नहीं मानना है कि आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, जब तक कि आप सिलेबस के पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं करते। कारण कि हर टॉपिक का संबंध कहीं ना कहीं आगे के टॉपिक से देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आपने न्यायपालिका पढ़ा, अब न्यायपालिका पढ़ के आप ये नहीं मान सकते कि न्यायपालिका आपने कंप्लीट कर लिया, जब तक न्यायपालिका के साथ आप नहीं पढ़ते हैं अर्ध न्यायिक निकायों के बारे में। अब न्यायपालिका को आपने पढ़ लिया, सिलेबस का कहता शक्ति का पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण का मतलब कि सरकार के 3 अंगों के बीच के परस्पर संबंध को लेकर चलना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से जब टॉपिक 1 पढ़िएगा संविधान, तो उसमें आपको सब टॉपिक मिलेगा, उपशीर्षक मिलता है महत्वपूर्ण प्रावधान। अब जरा पॉइंट समझिए, संविधान एक सर्वांगीण दस्तावेज है, तो अगर संविधान सर्वांगीण है, परिपूर्ण है, तो क्या हम संविधान के किसी प्रावधान को बाकी प्रावधान की तुलना में अधिक या कम महत्वपूर्ण होने की संज्ञा दे सकते हैं? उत्तर है नहीं। जो कोई संविधान का प्रावधान अपने आप में दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होने की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन सिलेबस कहता है महत्वपूर्ण प्रावधान। तो सिलेबस ये अपेक्षा नहीं करता है सारे प्रावधान का अध्ययन करें। अब उसमें से हम लोग को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रावधान इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट प्रावधान किस संदर्भ में? संविधान के दृष्टिकोण में नहीं। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण को लेकर चले तो हर प्रावधान उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण प्रावधान का मतलब क्या हुआ? जो प्रावधान एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो उसको महत्वपूर्ण मानेंगे। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह से प्रावधान का हम वर्गीकरण करें या क्लासिफिकेशन या प्राथमिकता को तय करें कि कौन सा प्रावधान अधिक इंपॉर्टेंट होगा। उसका तरीका है कि सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए उन टॉपिक को बेस मान के चलें। जिन प्रावधान की जरूरत सिलेबस के टॉपिक को समझने के संदर्भ में होगा वो प्रावधान हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा तरीका, कई सारे प्रावधान ऐसे होते हैं जो कि न्यायपालिका के विश्लेषण का विषय वस्तु होता है, वो प्रावधान हम लोग के इंपॉर्टेंट होगा। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो अधिक चर्चा में रहते हैं, वो प्रावधान हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिलेबस को जितना गंभीरता से अच्छे समझिएगा, आपको बता दें, उतना ही आपका काम आसान होगा जो है। तो पहला चीज़ है कि क्या पढ़ें, क्या पढ़े के केस में किसको बेस मान के? सिलेबस में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे एक टॉपिक है सिलेबस का कि भारत के संवैधानिक योजना की तुलना, रिपीट अगेन, भारत के संवैधानिक योजना की तुलना विश्व के अन्य देशों के साथ। अब रिकॉल कीजिए, अगर ये सब टॉपिक को सिर्फ आप टॉपिक के रूप में कीजिएगा तो आपको बता दें कि कुल मिला के वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज हैं, 200 देश हैं। अगर भारत के संविधान की तुलना हम विश्व के 200 देशों के साथ करें तो एक जीवन भी कम पड़ेगा, जबकि एक साल में पूरा यूपीएससी का सारा कुछ करना है। तो कहने का मतलब कभी सिलेबस इस बात की अपेक्षा नहीं करता है कि हम भारत के संविधान का अध्ययन करें और उसकी तुलना करें विश्व के 2 देशों के साथ। कहने का मतलब यहाँ पे जब संविधान की तुलना करेंगे तो कंट्री को आधार मान के नहीं चलेंगे। आधार किसको मान के चलेंगे? राजनीतिक विचारधारा को। अब जैसे मान लीजिए हम राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलें तो कहते हैं प्रजातंत्र के 2 मौलिक स्वरूप हैं, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। जब कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली, जब उससे तुलना करेंगे भारत का तो बेस किसको मान के चलेंगे? यूएसए को मान के चलेंगे। जब भारत के संविधान की तुलना करेंगे संसदीय प्रणाली से तो आदर्श किसको मान के चलेंगे? यूके को मान के चलेंगे। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश जैसे फ्रांस को लेके चलिए, अब फ्रांस में क्या? अध्यक्षीय प्रणाली बनाम संसदीय शासन प्रणाली। तो तीसरा तुलना किससे कर लेंगे? फ्रांस से कर लेंगे। तो सिलेबस तो कहता है तुलना विश्व के अन्य देशों से। अब हम लोग को अपनी तरफ से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना और ये देखना है कि सिलेबस का एक्चुअल आशय क्या है, और इस एक्चुअल आशय को बेस मान के जब तैयारी करेंगे तो अधिक हम लोग का तैयारी सटीक होगा। और आपको बता दें कि राजनीतिक शासन को ऐसे पढ़ना बहुत आसान है, आप उसको पढ़ते रहिए, उसका कोई एंड नहीं होगा। लेकिन जब किसी विषय को एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो बट नेचुरल पूरे विषय वस्तु का जो दृष्टिकोण है उसको ओरिएंट करना पड़ता है एग्जाम की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए, और इसके लिए इन सारे पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगला जिस पॉइंट पर ध्यान रखिए, जीएस में चूंकि वर्ड लिमिट है, टाइम लिमिट है,
तो मेरा सुझाव है कि जब भी कोई सिलेबस के टॉपिक को करते हैं तो सबसे पहला कोशिश कीजिए कि टॉपिक के जितने भी माइक्रो डायमेंशंस हो सकते हैं, आई रिपीट अगेन, टॉपिक के जितने माइक्रो डायमेंशन हो सकते हैं उन माइक्रो डायमेंशंस आयाम को पहले पहचानिए और तब हर डायमेंशन को तैयार कीजिए। इसीलिए जब आप सिलेबस को करते हैं एक तरीका होता है कि आपने टॉपिक को किया माइक्रो स्तर पे, व्यापक स्तर पे। जब व्यापक स्तर पे कीजिएगा तो उस केस में विषय वस्तु की समझ तो होगी, लेकिन वो विषय वस्तु की समझ एग्जाम के अनिवार्यता के अनुरूप नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बहुत आसान सा टॉपिक लेते हैं, सबको जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अब रिकॉल कीजिए, अगर हमने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्तर पे किया तो बट नेचुरल सिलेबस का टॉपिक हमने माइक्रो स्तर पे किया, लेकिन उसी को जब आप माइक्रो स्तर पे बांटिएगा तो आप खुद देखिए आप एग्जाम के प्रश्नों के कितने नजदीक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब राष्ट्रपति को तैयार किए तो राष्ट्रपति को हम तैयार करते समय ये तैयार किए कि राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां क्या है। तो राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां क्या बना, माइक्रो। अगर विधायकी शक्ति को तैयार किया कि स्टेप आगे बढ़े और ये देखें विधायकी शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। अब खुद देखिए जितने आप माइक्रो डायमेंशंस पे आ रहे हैं ऊपर से नीचे, उतना आप प्रश्न के अधिक करीब है जो है। उसी प्रकार से मान लीजिए, और आपको बता दें कि जो प्रश्न की जटिलता होती है, अगर प्रश्न का विषय मैक्रो होता, व्यापक होता, तो प्रश्न इतना जटिल और चुनौतीपूर्ण नहीं होता। जटिल चुनौतीपूर्ण होने के पीछे बेसिक कारण है कि जो प्रश्न का दृष्टिकोण है वो क्या है, माइक्रो आपका। अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए प्रश्न पूछे भारत के राष्ट्रपति पे, हर बच्चा कुछ ना कुछ लिख के आएगा राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि प्रश्न का राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन जैसे ही कहता है प्रश्न राष्ट्रपति के विधायकी शक्ति की चर्चा करें, तब हर बच्चा राष्ट्रपति पे नहीं लिख पाएगा, इसीलिए क्या प्रश्न हो गया राष्ट्रपति के विधायकी शक्ति को लेकर। प्लस अगर विधायकी शक्ति को लेकर चले तो उसमें कई प्रकार के शक्तियों को शामिल किया गया, प्रश्न कर दिया राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के शक्ति को लेकर, प्रश्न और अधिक विशिष्ट होता चला गया, बट नेचुरल। अब यहाँ जो उत्तर लिखेगा वो कौन बच्चा लिखेगा, जिसने विषय वस्तु को अधिक सूक्ष्म तरीके से या उसके हर आयाम को पहले से पढ़ चुका है। प्लस एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के शक्ति को और अधिक माइक्रो डायमेंशन में रही। विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के शक्ति का विश्लेषण करें। अब जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति पर प्रश्न पूछा गया तो खुद देखिए अब प्रश्न अधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल होता चला गया। तो मेरा सुझाव है कि जो टॉपिक दिए गए उन टॉपिक को माइक्रो मानिए, उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने आयाम, उनको माइक्रो तरीके से बांटिए और तब उन डायमेंशंस को तैयार कीजिए। आप अधिक एग्जाम के प्रश्नों के नजदीक रहिएगा जो है। क्लियर? तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि सिलेबस को जितना अच्छा से बैठ के समझिएगा, आपको बता दें, आपको खुद क्लियर होगा कि राजनीति शासन में हम लोग को क्या पढ़ना है जो है। क्लियर? अगला चीज है कि जब हम विषय के तैयारी के दृष्टिकोण या रणनीति को लेकर चलते हैं तो एक तो हुआ कि विषय में क्या करना है, दूसरा चीज है कि विषय को कैसे करना है। और विषय को कैसे करना है इसका सबसे आसान तरीका कि पहले विषय वस्तु को अच्छे से तैयार कर लीजिए। विषय वस्तु को तैयार करने के बाद आप तब पिछले साल के प्रश्नों को देखिए। अगर आपको लगता है कि उन प्रश्नों का उत्तर आप कर पा रहे हैं तो बट नेचुरली मान के चलिए कि आपका जो तैयारी का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल परीक्षा की अनिवार्यताओं के अनुरूप है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर विषय वस्तु पर दोबारा वो वापस लौटिए। अगला एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब विगत वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं तो मेरा सुझाव से है कि पहले कोशिश कीजिए कि पूरे सिलेबस को व्यापक तरीके से पूरा कर लीजिए। आप खुद देखिए, जब यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है राजनीति शासन को लेकर या फॉर दैट मैटर जीएस के किसी पोर्शन को आप लेके चलिए, तो कभी यूपीएससी नहीं कहता है कि प्रश्न हम किस टॉपिक से पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपको पता होता है कि प्रश्न राजनीति और शासन का है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि प्रश्न को टॉपिक वाइज देखें या पूरे सिलेबस को करने के बाद देखें। बेटर तरीका है पहले पूरा सिलेबस को कीजिए और तब प्रश्नों को देखिए, तब पता चलेगा आपको कि कहाँ पे आपका प्लस और कहाँ पे आपका माइनस है जो है। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिए, अक्सर जो एक होता है कि जीएस तो पूरा का पूरा ही डायनेमिक है, तो उसमें करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, खास करके राजनीतिक शासन को लेकर चलें तो यहाँ भी करंट का उतना ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको बता दें, अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को बड़ी चिंता होती है करंट के बारे में, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको वाकई पता होता है
कि करंट होता क्या है और करंट को कैसे तैयार करें। अब रिकॉल कीजिए, कभी भी करंट को आप निर्धारित अवधि या समय सीमा में सीमित करके नहीं चल सकते। अक्सर बच्चे हम लोग से पूछते हैं, सर करंट का मतलब क्या होता है, कितने समय के इवेंट को तैयार कर लें, 1 साल 1.5 साल। मेरा कहना है कि करंट कभी भी टाइम लिमिट में आपको लेके नहीं चलना है। करंट का मतलब होता है लेटेस्ट। इसका मतलब जैसे मान लीजिए, पॉइंट को समझने के लिए, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का नाम सुने होंगे। अब रिकॉल कीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद की 10वीं बैठक हुई थी 2006 में। जब अंतर्राज्यीय परिषद की 10वीं बैठक 2006 में हुई, तो कहने का मतलब, और इसका 11वां बैठक हुआ था 2016 में। कहने का मतलब जो 10वीं बैठक 2006 में हुआ वो तब तक करंट था जब तक ये 11वीं बैठक 2016 में संपन्न नहीं हुआ। अब अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक 2016 में हो गई, अभी 2020 है, तो अगर समय सीमा को लेकर चलें तो ये घटना 3-4 साल पहले का, तो आप ये कह सकते हैं करंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ये करंट का हिस्सा है। और ध्यान रखिएगा, करंट के रूप में करना बहुत आसान है, जो मन में आए करंट में पढ़ते रहिए, लेकिन करंट को एग्जाम के रूप में पढ़ना उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब करंट आप पढ़ते हैं उसको कहीं ना कहीं विषय वस्तु के साथ जोड़ना पड़ता है। और ध्यान रखिए, करंट कोई अपने आप में विषय होता नहीं है, करंट का कोई ना कोई संदर्भ होगा, उसका विषय होगा। और जब तक करंट को आप विषय के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, तब तक करंट करने का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई औचित्य नहीं है आपका। यह शेयर आपके समय और संसाधन की बर्बादी है। अब रिकॉल कीजिए, तो करंट को पहला चीज देखिए लेटेस्ट। कहने का मतलब अगर अंतर्राज्यीय परिषद के 2016 में हुआ, ये तब तक करंट होगा जब तक अंतर्राज्यीय परिषद की 12वीं बैठक ना हो जाए। तो कभी भी करंट को निर्धारित कोई अवधि या समय सीमा जैसे 1 साल 1.5 साल के संदर्भ में बांटकर मत देखिएगा। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि कई बार कुछ करंट होता है जो दिखता है लेकिन वो करंट होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे लेटेस्ट उदाहरण आपको दे सकते हैं, जैसे रिकॉल कीजिए कि भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और जब भारत के संविधान को लागू किया गया, समय के साथ परिस्थितियां बदलती रही और बदलते परिस्थिति को आधार मान के संविधान में भी समय समय पर संशोधन किए गए। अगर हम करंट को लेकर चलें तो आज के डेट में हम लोग के पास है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो अधिनियम है 2019 का, जिस पर कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ जनवरी 2020 में आपका जो। तो कहने का मतलब अगर संविधान संशोधन के सूची को लेकर चलें तो पहला से लेकर करंट क्या होगा 104, चूंकि 104 सबसे रिसेंट आपका हुआ। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा या यूपीएससी के आप दृष्टिकोण को समझिएगा तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम कोई करंट का विषय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो किया गया वो कोई नया चीज नहीं है, वो तो पहले भी संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा कई बार किया जा चुका है। जैसे रिकॉल कीजिए कि जो 104वां संविधान अमेंडमेंट का अधिनियम है, इसका संबंध है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को आगे 10 वर्षों के लिए लागू करना। अब जरा पॉइंट समझिए कि जो आर्टिकल 334 है, जो संविधान का मूल प्रावधान, वो कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण संविधान के लागू करने के 10 वर्षों तक जारी रहेगा। यह मूल प्रावधान था, लेकिन यह प्रावधान आज भी जारी है। अब रिकॉल कीजिए, यहां पे था संविधान के लागू करने के 10 वर्ष, तो बट नेचुरल इस प्रावधान को अमेंड करके 10 को 20 किया गया होगा। अब ये 20 किया गया था, यहां देखिए पॉइंट को समझिएगा कि मूल प्रावधान कहता है 10 वर्षों तक, 10 वर्ष से बढ़ा के उसको आगे 20 वर्ष किया गया। संविधान का अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ 8वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब 20 पूरा हुआ तब हुआ इसको बढ़ा के और 10 साल किया जाए, 30 किया जाए, तो लाया गया 23वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर इसको आगे 10 साल बढ़ाया गया, आया 45वां संविधान अधिनियम आपका। फिर इसको बढ़ाया 62 अधिनियम के द्वारा। फिर इसको बढ़ाया गया
79 अधिनियम के द्वारा, फिर इसको बढ़ाया गया 95 अधिनियम के द्वारा, और अभी करंट में इसको बढ़ाया गया 104वां संविधान अधिनियम के द्वारा। अब बताइए, जो काम 104 अधिनियम के द्वारा किया गया वो काम तो ऑलरेडी पहले 95, 79, 62, 45, 23 और 8 के द्वारा किया गया था। अब बताइए, कायदे से क्या इसको हम करंट मानेंगे? है तो करंट, चूंकि घटनाक्रम 2019 का, राष्ट्रपति का सिग्नेचर 2020 में किया गया, लेकिन अगर इस करंट के विषय वस्तु को लेकर चले तो ऑलरेडी यह काम पहले भी संसद के द्वारा किया जा चुका है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कई बार विषय वस्तु करंट आपको दिखे, करंट होगा नहीं, और कई बार कुछ विषय वस्तु घटना 2016 में, जैसा हमने कहा अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक के बारे में, वो करंट कब तक रहेगा? जब तक कि अगले अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक को संपन्न ना किया जाए। तो कहने का मतलब कि जब भी करंट को करते हैं थोड़ा स्मार्टली कीजिए, और करंट को इस तरीके से पॉइंट मान के चलिए कि करंट का मतलब ये होता है जब विषय वस्तु में वह को नया दृष्टिकोण देता है। अब यहाँ पे क्या था, 10 को बढ़ा के 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसको बढ़ा के अब 80 वर्ष कर दिया गया। ये कौन सा करंट है? जो घटना तो करंट है, लेकिन घटना तो करंट है, उसके आधार पर विषय वस्तु में कोई नया दृष्टिकोण नहीं दिया गया। लेकिन इसी 104 संविधान अधिनियम में कुछ करंट भी जोड़ा था, जब इसने कहा कि अब एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत करने का प्रावधान है वो प्रावधान अब आगे जारी नहीं रहेगा। तो ये पार्ट तो करंट है, चूंकि इसने एक नया दृष्टिकोण दिया। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को संविधान के लागू करने के 80 साल तक जारी रखा जाए, वो अपने आप में करंट नहीं आपका जो है। इसलिए थोड़ा सा करंट के केस में केयरफुल रहिएगा। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि करंट को हम लोग हमेशा मान के चलते हैं वर्तमान, लेकिन अगर हम टेंस या काल को लेके चलें तो आपको बता दें यूपीएससी के प्रश्नों के आधार पे जो करंट का मतलब होता है, तो करंट का मतलब है तीनों टेंस को लिंकअप कीजिए, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत का मतलब जो घटना काफी साल पहले हुआ लेकिन उस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हुई तो भूतकाल हो गया। वर्तमान जैसे मान लीजिए अभी गठित हुआ 22वां विधि आयोग, वर्तमान का करंट है, लेकिन भविष्य को आधार मान के भी करंट होता है। जैसे रिकॉल कीजिए, एक बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, क्लियर होगा। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में लोकपाल कितना भी अधिक मजबूत हो जाए वो भारत में भ्रष्टाचार के रोकथाम में सहायक साबित नहीं होगा। आप खुद देखिए, भारत का लोकपाल कितना भी मजबूत हो जाए एक प्रकार का पूर्वानुमान है, यह भी करंट है, लेकिन करंट को वर्तमान से ना जोड़ के किससे पूछा गया? भविष्य। कई बार प्रश्न आपसे पूछेगा, जैसे आप सब लोग जानते होंगे बिल होता है विधेयक, जब संसद पारित करके राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो क्या बना? एक्ट या अधिनियम। अब जैसे प्रश्न पूछेगा कि अगर ये बिल अधिनियम बन जाए, आप सोचिए अगर ये बिल अधिनियम बन जाए तब उसके प्रभाव पे प्रश्न पूछा गया, तो बिल अधिनियम बन जाए तब उसके प्रभाव पे प्रश्न पूछा गया, तो बट नेचुरल ये प्रश्न क्या है? करंट तो है, लेकिन करंट को किससे जोड़ा? फ्यूचर टेंस या भविष्य काल से। उसी प्रकार से रिकॉल कीजिए, कई बार जो करंट इवेंट होता है जब तक उसको बैकग्राउंड के साथ आप जोड़ के नहीं देखिएगा तब तक उस करंट का कोई प्रयोजन एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे आज न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़े होंगे, अगर आज के पेपर को लेकर चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग करंट था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया आज से जो है। अब रिकॉल कीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को आज से लागू किया गया, तो सिर्फ इस अधिनियम के प्रावधान को पढ़ के हम करंट पे कमांड नहीं कर सकते हैं, कारण ये अधिनियम बना जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान को बदल दिया गया। अब कहने का मतलब जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर चलेगा, लेकिन इससे तुलना कर सकता है 1986। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस प्रकार से संरक्षण अधिनियम 1986 का एक संशोधित स्वरूप है, या जब 2019 के इंपॉर्टेंस पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं तो उसका कोई न कोई संदर्भ होगा। शून्य में हम किसी चीज के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। अब ये प्रश्न उठा, अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के इंपॉर्टेंस को लेकर चलना हो कि किस प्रकार से अधिनियम इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब इसका संदर्भ क्या होगा कि जो 1986 का अधिनियम था उसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं थी, और समय के परिवर्तन के साथ
जब बाजार की अर्थव्यवस्था बदली तो बट नेचुरल 1986 का अधिनियम अपने आप में अप्रासंगिक होता चला गया। तो जब तक 1986 के अधिनियम के प्रावधान की जानकारी आपके पास नहीं है, तब तक चाहकर भी आप 2019 के अधिनियम जिसको करंट मानते हैं, आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। तो इन सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रख के चलिए और तब कहीं ना कहीं इसको करंट को जोड़िए। और एक चीज पॉइंट फिर से रिपीट कर दें कि करंट कोई विषय नहीं है, करंट का कोई विषय वस्तु होता है। जब तक विषय वस्तु के जानकारी को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उस पर करंट डेवलपमेंट को समझा जाना संभव नहीं है। और अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जब करंट को आप पढ़ लेते हैं या कई सारे करंट इवेंट आते रहते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर करंट प्रश्न का विषय नहीं बन सकता है। तो जब करंट को पढ़ते हैं, देखिए कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है, किस तरह से विषय वस्तु के साथ उसको जोड़ के पूछा जाता है। तो उन पॉइंट्स ऑफ व्यू को आधार मान के आप चाहें तो करंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सिलेबस के बाद, करंट के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी अध्ययन का सोर्स क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि जब विषय को करते हैं तो सोर्स आपके 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, टर्शियरी सोर्स हैं। मेरा सुझाव से है कि कम मेहनत में अगर अधिक अच्छा करना हो तो हमेशा फोकस कीजिए प्राइमरी सोर्सेज पे। पॉइंट समझिए, क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, ऐसा नहीं कि रात में सपना देख के सुबह प्रश्न बनाते हों, उनका भी कोई सोर्स होता है, स्रोत होता है। अब जरा पॉइंट समझिए, अगर क्वेश्चन सेटर का सोर्स हमारे सोर्स इन दोनों के बीच में विलय हो जाए तो बट नेचुरल ये एग्जाम अपने आप में काफ़ी आसान है। लेकिन मान लीजिए जो क्वेश्चन सेटर का सोर्स है और जो हम लोग के पढ़ने का सोर्स, अगर दोनों में डाइवर्जेंस होगा, दोनों में प्रतिरोध होगा, तो बट नेचुरल ये एग्जाम अपने आप में काफ़ी कठिन है। तो पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए हमेशा प्राइमरी सोर्स, जैसे एनसीईआरटी बुक्स क्या है, प्राइमरी सोर्सेज हैं। भारत सरकार के द्वारा जो कुछ प्रकाशित दस्तावेज वो क्या है, प्राइमरी सोर्सेज हैं। उसी तरह से शैक्षणिक जगत में कुछ ऐसे पाठ्य पुस्तक होते हैं जो कि मान्यता प्राप्त, जैसे अगर भारत के संविधान को पढ़ना हो तो हम लोग रेफर कर सकते हैं डी बसु को, जो है भारत के संविधान को पढ़ना तो पीएम बख्शी देख सकते हैं। भारत के राजनीति शासन को समझना हो तो बुक आते हैं नारायण के द्वारा, या आपको समझना हो कि सरकार से शासन की ओर तो एक एनबीटी का बुक आता है कुलदीप नैयर के द्वारा। तो कहने का मतलब कि कई सारे बुक्स ऐसे हैं जो प्राइमरी। उसी प्रकार से मान लीजिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखिए, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट को देखिए, ऑटोमेटिक आप। उसी तरह से विधि आयोग है, विधि आयोग समय समय पर कई सारे रिपोर्ट या प्रतिवेदन देता है, उन रिपोर्ट्स को पढ़िए। नीति आयोग का वेबसाइट, उसको देखिए। तो नटसेल में ध्यान रखिए कि जितना आपका सोर्स प्राइमरी होगा बट नेचुरल, उतना आपकी तैयारी अधिक बेटर होगी। जो अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर मस्ट है, बिल्कुल उसको पढ़िए। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़पेपर को आईएएस के भावी उम्मीदवारों को ध्यान में रख के नहीं प्रकाशित होता है। न्यूज़पेपर का संबंध तो समाज के प्रत्येक वर्गों से। अब हम लोग को देखना है कि न्यूज़पेपर से कैसे अपने काम की चीज़ निकालें। न्यूज़पेपर जब कोई पढ़ता है तो ध्यान रखिए हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का चीज़, जैसे मान लीजिए एक स्पोर्ट्समैन होगा तो पहले खेल जगत का पेज देखेगा, एक बिजनेसमैन होगा तो पहले शेयर मार्केट देखेगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को अपने हिसाब से ओरिएंट करना। अब ये काम हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो उसका बेस्ट तरीका है कि विजन आईएएस के द्वारा जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, जो करंट अपडेट्स आते हैं, उनको देखिए। चूँकि वो सब जो सोर्सेज आपको, उसमें क्या है कि न्यूज़पेपर में अधिक जो समय देते हैं उस टाइम को बचाना है और आपको कोशिश करना है कि न्यूज़पेपर को कैसे मोल्ड करके पढ़ें। तो इस मामले में ये सब मेटल आपको सहयोग देगा उसमें। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सोर्सेज को लेके चलते हैं तो आपको बता दें कि सोर्स में से 2 चीज़, एक होता है आंकड़ा, एक होता है सूचना। जब भी आप सोर्सेज को पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए उससे सूचना को प्राप्त करना। अधिकतर क्या होता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं, आंकड़ा। आपको बता दें कि जो आंकड़ा होता है उसका अपने आप में कोई आशय नहीं होता, और आंकड़ा को कभी आप प्रश्न के उत्तर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आंकड़ा का विश्लेषण कीजिए। जब आंकड़ा का विश्लेषण करते हैं तो उससे कुछ आशय प्राप्त होता है, उस आशय को हम लोग कहते हैं सूचना। और आपको बता दें खास करके पहले था कृषि क्रांति, फिर वह औद्योगिक क्रांति, आज के डेट में सूचना क्रांति है। और सूचना क्रांति होने के कारण ध्यान रखिए सूचना का भंडार है, लेकिन आपको बता दें
हर सूचना वास्तविकता में सूचना नहीं होता है। जब तक वो हमारे काम का ना हो, वो सूचना अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। ये अक्सर आप सुनते होंगे, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कहने का मतलब कि आंकड़ा सूचना का भंडार है, लेकिन हम लोग को आंकड़ा का विश्लेषण करके सूचना को प्राप्त करना, और जो आपको सूचना दिखता है उसको सूचना मत मानिए जब तक वो सूचना कोई आपके आशय या अभिप्राय को व्यक्त ना करे जो है। तो इन सब चीज पे ध्यान रखिएगा जब करंट को कीजिएगा। अगला है कि जब आपने अवधारणा को समझ लिया, उसके व्यवहारिकता को देख लिया, तो कंसेप्ट के बाद उसका एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकलिटी। कहने का अवधारणा, उसका अनुप्रयोग। जब दोनों स्टेज आपने पार किया, तब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है प्रैक्टिस या अभ्यास। और प्रैक्टिस अभ्यास के लिए आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस है, लेखन अभ्यास, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, और इस बात को सब लोग मानेंगे कि प्रश्न का उत्तर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उत्तर में आप जो चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रश्न के उत्तर लिखने पे ध्यान मत दीजिए, अधिक ध्यान दीजिए कि प्रश्न का उपयुक्त या सटीक उत्तर क्या होगा। अदरवाइज अगर आपने विषय वस्तु को ठीक से नहीं समझा, आप प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, तो प्रश्न का उत्तर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहे अपनी तरफ से लिख सकते हैं। खास करके हम लोग प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं, लिखने में कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर का मतलब ये नहीं, उत्तर का मतलब है सटीक उपयुक्त उत्तर लिखना। और सटीक उपयुक्त उत्तर कब होगा? जब पहले विषय वस्तु की समझ हो। और आपको बता दें, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं और आपको राइटिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो ध्यान रखिएगा उस केस में कि अगर प्रश्न का उत्तर लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो मान के चलिए कि प्रश्न का उत्तर ना लिखना ये कोई समस्या नहीं है, ये समस्या का लक्षण है। समस्या क्या है? कि आपने विषय वस्तु को उसी प्रकार से नहीं समझा जैसा कि आपको समझना चाहिए। या रिकॉल कीजिए, आप 10 प्रश्नों का उत्तर करते हैं, कुछ प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से करते हैं, कुछ प्रश्न का उत्तर करने में आपको कठिनाई होती है। आप वही हैं, आपकी लेखन शैली वही है। तो क्या कारण है कि कुछ प्रश्न का उत्तर आपने बेहतर तरीके से किया और कुछ प्रश्न का उत्तर आपने बेहतर तरीके से नहीं किया? इसका मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर आपने बेहतर तरीके से किया, उस प्रश्नों के विषय की आपके पास अधिक बेहतर जानकारी थी। तो कहने का मतलब जितना विषय वस्तु की समझ अच्छी होगी, उतना प्रश्न का उत्तर करना आसान होगा जो। प्लस जैसा हमने पहले भी कहा, उसको फिर से रिपीट कर दें कि जब भी प्रश्न का उत्तर करते हैं, टॉपिक वाइज मत कीजिए, पहले एक बार पूरे सिलेबस को पढ़िए। जब पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं, तब उसके बाद जब प्रश्न का उत्तर कीजिए, ऑटोमेटिक आपका उत्तर लिखने का जो शैली है या जो विषय वस्तु है, वो काफ़ी पहले से बेटर होगा। क्लियर? प्लस ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी टॉपिक को करते हैं, तो मेरा सुझाव आपसे, जैसे मान लीजिए राजनीतिक शासन में किसी टॉपिक को आपने किया, तो ये मत मान के चलिए कि हमको राजनीतिक शासन का कारण, आप ये मान के चलिए हम पूरे जीएस या सामान्य अध्ययन को लेके चल रहे हैं। इसीलिए कि कई बार जब पिछले साल के क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा, तो अगर आपको पहले से ना पता हो किस पेपर का प्रश्न है, तो ये बताना मुश्किल होगा कि पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है कि पेपर 3 का है, पेपर 4 का है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पेपर तो एक क्लासिफिकेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का प्रारूप। अब जैसे मान लीजिए राजनीतिक शासन पेपर 2 में, अगर यूपीएससी इसको पेपर 1 में कर दे, तो थोड़ा राजनीतिक शासन का विषय बदल जाएगा, विषय तो वही रहेगा उस केस में। उसी तरह से जब कोई टॉपिक करते हैं, तो टॉपिक वैसा कीजिए जिसमें कि उसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ राजनीतिक शासन तक सीमित ना होकर उसका एप्लीकेशन पूरे सामान्य अध्ययन के संदर्भ में होना चाहिए। और एक वर्ड पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्य अध्ययन, अक्सर प्रॉब्लम होता है कि बच्चे सामान्य ज्ञान को सामान्य अध्ययन मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस खुद कहता है जनरल स्टडी। अगर सामान्य ज्ञान होता तो सिलेबस काफ़ी आसान होता। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है कि सामान्य ज्ञान विषय वस्तु को आपको समझना, विषय वस्तु होता क्या है, लेकिन उसके पीछे का कैसे, क्या, कब, उसका प्रोसेस क्या है, उन सारे चीज़ को समझने के लिए उस विषय वस्तु के गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। तो जो हम लोग का अप्रोच होगा राजनीतिक शासन को समझने का, उसको सामान्य ज्ञान तक सीमित ना करके उसको कहाँ पे ले जाएंगे? सामान्य अध्ययन तक आपका जो है। क्लियर? तो इन सारे पहलू पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और खास करके राजनीतिक शासन के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक को अच्छे से आप कर लीजिएगा, तो उसका फायदा आपको पूरे जीएस में मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेबस का टॉपिक है मंत्रालय एवं विभाग, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को आप कर लेते हैं, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रयोग तो हर टॉपिक में, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जितने जीएस के पोर्शन हैं, जरा सा रिकॉल कीजिए, हर जीएस का पोर्शन कहीं ना कहीं सरकार का कार्य है।
और जब सरकार का कार्य है तो उस कार्य के निष्पादन के लिए सरकार के पास एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का होना अति आवश्यक है। अब उसमें भी क्या कीजिएगा, जैसे आज के डेट में अगर चला जाए तो भारत सरकार में कुल मिला के 52 मंत्रालय हैं, 52 मिनिस्ट्रीज हैं, और 52 मंत्रालय में जो 19 मंत्रालय हैं वो आपके विभाग सहित हैं और 33 मंत्रालय विभाग रहित हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें, एक बार मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की सूची को पढ़िएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि जीएस का हर पोर्शन किसी न किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का कार्य क्षेत्राधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 कहता है पर्यावरण। रिकॉल कीजिए, अगर पर्यावरण को समझना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत सरकार का मंत्रालय है जिसका नाम है आपका जो है जलवायु परिवर्तन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है। तो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ के पॉलिसी प्रोग्राम्स को देखिए। उसी तरह से मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो भारत का विदेश मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, तो नर्सल में ध्यान रखिए। या डेवलपमेंट को लेके चला, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आपके पास है शहरी विकास मंत्रालय जो है। तो कहने का मतलब जिस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे टॉपिक जो राजनीतिक शासन का हिस्सा है, तो टॉपिक तो पॉलिटी गवर्नेंस का है, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से हम करेंगे तो बट नेचुरल उसका फायदा हमको और भी कई सारे पोर्शंस में प्राप्त होगा। इसीलिए जब भी राजनीतिक शासन के विषय वस्तु को करते हैं तो हमेशा मान के चलिए कोई विषय वस्तु जो कर रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट के आधार पर नहीं, उस विषय वस्तु को हम इस प्रकार से करें कि विषय वस्तु फायदा पहुंचाए और पूरे जो सामान्य अध्ययन में जहां जहां उसका फायदा उठा सकते हैं, उसके दृष्टिकोण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन अनुप्रयोग कर सकते हैं, उसको करने पर विशेष रूप से बल देना है आपका जो है। लेकिन इतनी सारी बातों को करने के बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बेस्ट जो रणनीति आपके लिए होगा, जो अप्रोच होता है, क्या विषय को पढ़ना शुरू कीजिए। जब विषय को गंभीरता से पढ़िएगा तो विषय को पढ़ने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम या समस्या आएगी, उन समस्या का समाधान कीजिए, ऑटोमेटिक आपका खुद का दृष्टिकोण रणनीति बनता चला जाएगा। जो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर रणनीति क्या है वो सिर्फ क्लास में डिस्कस करके नहीं पता चलेगा जब तक क्या विषय वस्तु को अपने स्तर पर तैयार ना करें। और जैसे ही पढ़ना शुरू कीजिए गंभीरता से, ऑटोमेटिक देखिएगा कि प्रॉब्लम्स आएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी विषय वस्तु को शुरू करते हैं तो हमेशा इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, कभी समस्या को जमा नहीं होने देना है। जब विषय वस्तु को पढ़ते हैं प्रॉब्लम आती है, समस्या का समाधान कीजिए। उससे क्या होता है, विषय में रुचि आपकी बनी रहेगी और अगला कंसेप्ट समझने में आपको आसानी होगा। जो तो बेस्ट तरीका है कि विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए, प्राइमरी सोर्सेज को बेस मानिए, प्राथमिक स्रोतों को आधार मानिए, ऑटोमेटिक पढ़िएगा, समस्या आएगी उसका समाधान कीजिए, समाधान करके आगे बढ़िएगा तो खुद ब खुद आपको एक रणनीति मिलता जाएगा। जो और आपको बता दें इस एग्जाम में इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि किसी एक रणनीति को फॉलो करके एक बच्चा दूसरे बच्चे के सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको खुद अपने स्ट्रेटजी को डेवलप, उसमें है गाइडेंस आपको हर जगह से मिलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने स्ट्रेटजी को खुद आप डेवलप कीजिए। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे की शैक्षणिक पृष्ठभूमि अलग होती है, हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है। तो बट नेचुरल एक के दृष्टिकोण को आधार मान के दूसरा बच्चा चाहे तो विषय के साथ न्यायपूर्ण नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट तरीका अपने स्तर पे चीज को पढ़िए, समझिए, अपने समस्या को दूर कीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो है विषय वस्तु की बेहतर रणनीति खुद अपने आप में प्राप्त होगी। जो और नटसेल में कहा जाता है कि इस एग्जाम में 3 चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। एक तो कंसेप्ट अवधारणा को समझिए, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन समुचित व्यवहारिकता देखिए और प्रैक्टिस या अभ्यास कीजिए। तीनों के बीच में कंसेप्ट, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, अवधारणा, व्यवहारिकता, अभ्यास के बीच में जितना सामंजस्य होगा उतना आपकी तैयारी काफ़ी बेटर होगी। और प्लस जब विषय वस्तु को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य से पढ़िएगा। और आपको बता दें पूरा का पूरा एग्जाम ही पेशेंस का है। ये पेशेंस आपके स्तर पे, पेरेंट के स्तर पे, टीचर के स्तर पे, संस्थान के स्तर पे, तो बड़ा पेशेंसली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक। जैसे कहा जाता है कि जब विषय वस्तु को आप शुरू कीजिएगा तो आपको अधिक समय देना पड़ेगा, लेकिन जो परिणाम प्राप्त होगा वो कम होगा। इसी को आप कह सकते हैं कि जब विषय वस्तु के स्टार्टिंग चरण को आप लेके चलते हैं तो वहाँ पे क्या इनपुट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लागत आपका ज़्यादा होगा समय को लेकर, लेकिन आउटपुट थोड़ा कम होगा। घबराना नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि जो आपने इनपुट दिया, जो आपने समय दिया, उसके बराबर आपको आउटपुट या निर्गत प्राप्त हो रहा है।
जब इस स्टेज को आप अचीव कर लेते हैं, अगला स्टेज जो होता है बड़ा सुखद होता है, जहाँ पे इनपुट कम होता है, लागत कम होता है, उसका आउटपुट या प्रभाव या परिणाम अधिक होगा। और जिस दिन आपको लगे कि कम इनपुट में अधिक आउटपुट आपको मिल रहा है, विषय वस्तु को समझने के संदर्भ में आप ये मान के चलिए आप सफलता के उतना ही करीब हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का 2 स्टेज है उसमें काफ़ी पेशेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ख़ास करके समराइज करने के लिए अंत में आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि आपको बता दें, खास करके जो न्यू कमर, जो नए बच्चे हैं, जब आप विषय वस्तु को पढ़ना शुरू कीजिएगा, हम पूरे जीएस की बात कर रहे हैं, विशेषकर राजनीति शासन की, क्योंकि स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सबका मिलता जुलता है, विषय वस्तु में अंतर है, कि जब पढ़ना शुरू कीजिएगा, जब 2-3 महीना पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने वाकई पढ़ना शुरू किया है। तो 2-3 महीने का जो अध्ययन होता है वो तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि विषय वस्तु के साथ आपको अवगत कराता है, आपको एक गति देता है, ऊर्जा देता है जो। तो कहने का मतलब कि शुरू का 2-3 महीना पढ़िए, ये मत देखिए कि पढ़ के कितना हमको मिल रहा है। आपको बता दें, अगर आप 2-3 महीने सिंसियरली पढ़ा, 2-3 महीने के बाद खुद आपको आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने विषय वस्तु की समझ को स्टार्ट कर दिया। जब विषय वस्तु की समझ होगी तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होता है, विषय वस्तु में परिपक्वता होती है। इसलिए इस एग्जाम को ओवरनाइट सोचिएगा कि रातों रात हम विषय को तैयार करके इसके मास्टर बन जाए, तो बिल्कुल संभव नहीं आपका जो। तो स्लो एंड स्टडी चलिए, लेकिन कंसिस्टेंसी को बना के चलिए। और खास करके उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस वातावरण स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोनों चीज़ को बेस मान के चलिए और समय के साथ चीज़ों को कीजिए, ऑटोमेटिक आप अच्छा करेंगे। और बट नेचुरल है कि कभी भी अगर विषय वस्तु को लेकर किसी प्रकार की चिंता घबराहट हो, तो आपको बता दें ये चिंता घबराहट सबको होती है। अंतर क्या होता है, कुछ लोग उस घबराहट से इतना घबरा जाते हैं कि विषय वस्तु में रुचि खो देते हैं। आपको विषय वस्तु के रुचि को बना के रखना है, और विषय वस्तु की रुचि को बना के चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा जो है। तो इसी चर्चा के साथ हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए एंड गुड लक।